नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है और उसी क्लास के अगली कड़ी में आज की क्लास जो है, आज का टेस्ट होगा मॉडल टेस्ट पेपर। क्योंकि टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर हम मॉडल पेपर भी आपको करवा रहे हैं। तो पेपर थर्ड के लिए राजस्थान अध्ययन मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4, और इस मॉडल टेस्ट पेपर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़, वनस्पति जैव विविधता व वन्य जीव अभ्यारण्य, लोक नृत्य लोक नाट्य लोकगीत, राजस्थान उच्च न्यायालय, सेवा क्षेत्र और कृषि वित्त क्षेत्र इकोनॉमिक्स, और मार्च 2023। यानी आपके 100 नंबरों का 100 अंक 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट पेपर आता है, उसी के अकॉर्डिंग 50 अंक का नानक क्लासेज ऐप में आपको ये टेस्ट मिल चुका है। हर शनिवार को ये टेस्ट होता है और उसकी तारीख देखो, जैसे 22/7/2023 को हुआ था, 5 बजे होता है चौथा टेस्ट, और पांचवा टेस्ट 29 तारीख को होगा। तो इस प्रकार लगातार आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, निरंतर अध्ययन आप करते रहें। और यूट्यूब पे भी फ्री मिल रहा है और नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज मिल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो उसका ध्यान करें। तो स्टार्ट करें आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। इससे पहले 3 मैं आपको टेस्ट मॉडल पेपर दे चुका हूं। आप YouTube पे प्ले लिस्ट में जाइए, नानक क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करें इस क्लास को। पहला प्रश्न देखो, पूरे तथ्य के साथ फैक्ट दूंगा मैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? सबसे पहले मैं बात करूंगा उच्च न्यायालय की, क्योंकि टॉपिक में हमारे उच्च न्यायालय था, राजस्थान हाईकोर्ट, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा कुछ क्वेश्चन। तो किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952 को। 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम प्रभावी हुए थे। तथ्य साथ साथ में पढ़ते जाना है। क्या कह रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन के समय, यानी 29 अगस्त 1949 की बात है, में मुख्य न्यायाधीश व अन्य अन्य 11 न्यायाधीश थे। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश, टोटल 12 थे। जबकि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बनने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे, कुल 7 थे। यहाँ कितने हो गए? 7। 1 + 6 = 7। 1 अक्टूबर 1952 से राजस्थान उच्च न्यायालय के नए नियम प्रभावी हुए। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपसे पूछे राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 50। 1 अक्टूबर 1952 से राजस्थान उच्च न्यायालय के नए नियम प्रभावी हुए, और जबकि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बनने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीश थे। और 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। कल मैंने आपको आरपीएससी करवाया था, अपने सेकंड ग्रेड के लिए मैंने करवाया था। 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के वर्तमान में 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? करंट का प्रश्न ये है, वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है 41वें? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये पूछ रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1977 को। कब? 31 जनवरी 1977 को। देखो क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद पी सत्यनारायण राव समिति की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश 26 जनवरी 1958 राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर ही रही, लेकिन खंडपीठ जयपुर को समाप्त कर दिया गया। यानी इस 1956 में पी सत्यनारायण समिति की अध्यक्षता में कमेटी की गठित हुई, उसकी सिफारिश हुई 26 जनवरी 1958 को, तो खंडपीठ थी जयपुर, उसको समाप्त कर दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के उपधारा 2 के तहत राष्ट्रपति को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश 1976 जारी किया गया, जिसके तहत 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ पुनः स्थापित की गई। बड़ी गजब की बात है कि 1958 के अंदर जो जयपुर खंडपीठ थी, उसको समाप्त कर दिया गया,
लेकिन 1976 के आदेश के अनुसार 1977 में ये तारीख याद रखना, 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ पुनः स्थापित कर दी गई। वर्तमान में हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर, एक खंडपीठ है वो कहाँ पे है, जयपुर के। आगे चर्चा करूंगा मैं जोधपुर के अंदर कितने जिले आते हैं, जयपुर के अंदर कितने जिले आते हैं, कितने जिला न्यायालय, पूरी चीजें यहां से क्लियर हो जाएगी आपकी सारी। अगला प्रश्न देखो, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर में किया गया। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को शपथ राज प्रमुख महाराजा मान सिंह द्वितीय ने दिलाई तथा 11 अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई, उनमें कौन शामिल नहीं थे। यानी 1949 के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश समेत 12 न्यायाधीश थे। अब मुख्य न्यायाधीश कौन थे, के वर्मा, कमलकांत वर्मा, उनको शपथ उस समय तत्कालीन राज प्रमुख थे अंतिम महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय, उन्होंने शपथ दिलाई। अब 11 अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाई थी, उनमें कौन शामिल नहीं थे, के शर्मा थे, वो देखो के वर्मा है, ये के शर्मा थे, केशव चंद गुप्ता शामिल थे और मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे, लेकिन के डी शर्मा शामिल नहीं थे। अब आजकल पॉलिटिकल के पर्सन गहराई से आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लो चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जामिनर, ऐसे पर्सन ही आपको देगा, इसलिए हर तरीके से आपको तैयार रहना है। और उम्मीद है कि आपने जो हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी है नानक क्लासेज में और ये क्लासें देख रहे हो ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो पूरी डिटेल साथ में दे रहा हूं मैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता राज प्रमुख थे महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय ने की। इस समारोह में तत्कालीन राज प्रमुख स्वाई मान सिंह द्वितीय ने प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय कमलकांत जी वर्मा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। अब वो 11 न्यायाधीश कौन थे वो भी देख लो। 11 न्यायाधीश लाला नवल किशोर जोधपुर के, अमर सिंह जासोल जोधपुर के, तोमरलाल बाफना जयपुर के, मोहम्मद इब्राहिम जयपुर के, जवान सिंह राणावत उदयपुर के, शार्दुल सिंह मेहता उदयपुर के, दुर्गा शंकर दवे बूंदी के शर्मा भरतपुर के, त्रिलोकचंद दत्त बीकानेर के और केशव चंद गुप्ता कोटा के, आनंद नारायण कोल अलवर के। ये टोटल 11 न्यायाधीश थे। अब हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर न पूछे, लेकिन इतनी बातें हैं, इतना गहरा प्रश्न वो पूछ सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक रही महिला न्यायाधीश में कौन शामिल नहीं है, राजस्थान उच्च न्यायालय में रही अब तक महिला कौन शामिल नहीं है, निर्मलजीत कौर शामिल है, प्रभा शर्मा शामिल है, शोभा मेहता शामिल है, जय श्री ठाकुर शामिल है, जबकि लीला सेठ शामिल नहीं है। ये लीला सेठ हिमाचल की पहली न्यायाधीश बनी थी महिला न्यायाधीश। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 हटा दो, बाकी सारे हैं, 3 हटा दोगे तो 1 2 4 5, कौन है 1 2 4 5, ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब देखो डिटेल महिला न्यायाधीशों की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक महिला न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक महिला न्यायाधीश कुमारी कांता भटनागर रह चुकी है, मोहिनी कपूर रह चुकी है, मीना वी गोवर रह चुकी है, निशा गुप्ता रह चुकी है, बेला त्रिवेदी रह चुकी है, ज्ञान सुधा मिश्रा रह चुकी है, जय सिंह ठाकुर है, निर्मलजीत कौर है, प्रभा शर्मा है, सबीना है, तदानंतरण हिमाचल प्रदेश से किया गया, नुपुर भाटी वर्तमान में है, रेखा बुराण वर्तमान में है और शोभा मेहता वर्तमान में है। यानी अब तक की बात करें तो टोटल 13 महिला है वो न्यायाधीश रह चुकी है उच्च न्यायालय के अंदर, और 13 की 13 आपके सामने, 13 की 13 आपके सामने। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के वो न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे, तो आर एम लोढ़ा बने, के एन वांचू, जे एस वर्मा, वीपी त्यागी। तो उत्तर क्या आ जाएगा, वीपी त्यागी। देख लो राजस्थान उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, आर एम लोढ़ा, के एन वांचू और जे एस वर्मा, तीनों ध्यान रखना। इनमें से आर एम है, ये आर एम लोढ़ा राजस्थान जोधपुर के थे। वर्तमान तक सुप्रीम कोर्ट में 23 न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय से गए हैं, जिनमें से निम्न राजस्थान मूल के हैं, एन एम कासलीवाल, एस सी अग्रवाल, के माथुर, जी एस सिंघवी, आर एम लोढ़ा, अजय रस्तोगी और दिनेश महेश्वरी इत्यादि। तो ध्यान रखना 3 ऐसे न्यायाधीश थे जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने थे, आर एम लोढ़ा, के एन वांचू, जे एस वर्मा। क्लियर हो गया।
इसके अलावा इसमें जो आरएम लोढ़ा थे, ये आरएम लोढ़ा वही है जिन्हें अभी पुरस्कार भी मिला एक, राजस्थान रत्न पुरस्कार शायद वो। और ये सुप्रीम कोर्ट में अब तक 23 न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय से जा चुके हैं। 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अब देखो, अपने राजस्थान में 28 राज्य है, लेकिन राजस्थान में हाईकोर्ट कितने हैं? 25 ही हाईकोर्ट है। कितने हैं? 25 ही उच्च न्यायालय हैं। यानी कुछ जैसे पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ एक ही हाईकोर्ट है। वैसे 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा, जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। जहाँ मान लो जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर आता है, वहां पंजाब का राज्यपाल है ना, वो उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या दिला देगा? शपथ दिला देगा। यानी 2 राज्यों का अगर एक ही हाईकोर्ट है, तो जिस राज्य के अंदर वो हाईकोर्ट स्थित है, तो वहां का राज्यपाल वो शपथ दिला देगा। और ये टेस्ट सीरीज है हमारी कॉलेज व्याख्याता सामान्य अध्ययन पेपर 3 संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। आपने ले रखी है? नहीं ले रखी तो आप जरूर, 499 रुपए की टेस्ट सीरीज है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दे रखे हैं, प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, और इसका वीडियो आपको सोल्यूशन मिल रहा है। अगर आपने इतनी चीजें अच्छे तरीके से ध्यान कर ली, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। नानक क्लासेज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देख लो अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ प्रतिज्ञान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या अन्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। यानी अनुच्छेद 219 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा, और जो अन्य न्यायाधीश है उनको भी शपथ दिलाएगा या फिर उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में मिलता है। न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की शपथ लेते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसमें ये भी फायदा, जो मैं ये फैक्ट दे रहा हूँ ना, फैक्ट, ये भी उस टेस्ट के जब आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध है वहां पे भी। तो कोई भी अगर आपकी जिज्ञासा होगी, आपको लगेगा ये प्रश्न ऐसे है, उसकी और क्या व्याख्या उसकी है, वो भी आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट लगती है क्वेश्चन की, वहां मिल रही है। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? राज प्रमुख द्वारा, अब अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय। तो उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 29 अगस्त 1949 को। तो राज्य के तत्कालीन राज प्रमुख स्वाई मानसिंह द्वितीय ने एक अध्यादेश जारी करके 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर में करने की तिथि निश्चित की। नवनिर्मित राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है, और 4 अन्य खंडपीठ थी, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। उसमें मुख्य पीठ जोधपुर में और 4 अन्य खंडपीठ बनाई गई थी, एक जयपुर में, एक बीकानेर में, एक कोटा में, एक उदयपुर के। अगला प्रश्न देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। यह 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 किस संविधान संशोधन में की गई? वर्तमान में 62 वर्ष की आयु तक हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह सकते हैं। पहले ये 60 वर्ष थी। किस संविधान संशोधन के तहत इसको बढ़ाई गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत इसको बढ़ाई गई थी? तो आपका उत्तर क्या आएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाई गई थी? ये संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन था? 15वां संविधान संशोधन। कौन सा? 15वां। देख सकते हो संविधान का अनुच्छेद 217(3), संविधान का अनुच्छेद है 217(3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है वर्तमान में। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी। दो बातें होगी, आपको पहला याद रखना है, वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु 62, पहले कितनी थी? 60। इसमें परिवर्तन हुआ 15वें संविधान संशोधन, कब? 1963 में। ठीक है, ये याद रखना। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार घटाना है बढ़ाना है किसके पास होता है? तो ये होता है संसद के पास। किसके पास? संसद। देखो ऑप्शन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद। संसद के पास होता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 225। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अधिकारिता राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं तक होती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व उनकी शक्तियों का निर्धारण संसद करती है, ध्यान रखना। संविधान उच्च न्यायालय की साधारण अधिकारिता के संबंध में कोई उपबंध नहीं करता, किंतु ये घोषित करता है कि संविधान के प्रारंभ पर विद्यमान उनकी अधिकारिता बनी रहेगी। तो क्षेत्राधिकार, शक्तियां बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको है?
राजस्थान में वर्तमान में जुलाई 2023 तक कुल कितने जिला न्यायालय हैं? अब जिले तो अपने 33 है और अभी 19 जिले और बढ़ा दिए तो प्रस्तावित 50 हो गए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वर्तमान में, अब ताजा रिपोर्ट देता हूँ, उसके बाद देखो अगले महीने में क्या होगा मुझे पता नहीं है। फिलहाल ये कंडीशन जुलाई 2023 तक कुल कितने जिला न्यायालय हैं? 36। कितने हैं? 36 जिला न्यायालय है। 36 में से अकेले जोधपुर में 2 और जयपुर में 3 जिला न्यायालय। इनमें से 19 जिला न्यायालय जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं जो मुख्य पीठ है, और 17 जिला न्यायालय जोधपुर बेंच के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोधपुर लिखना, जोधपुर की बेंच कहाँ पे है? जयपुर बेंच लिखना। जयपुर बेंच के अंतर्गत है। थोड़ा सा मैं तो यहाँ भी सही कर देता हूँ। 17 जिले किस में आते हैं? जयपुर बेंच के अंदर, और बाकी जो 19 जिले हैं वो जोधपुर के अंदर आते हैं। ठीक है। बाड़मेर नागौर 2 ऐसे जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय पर न होकर बालोतरा व मेड़ता में है। यानी बाकी तो सारे जितने भी जिला न्यायालय वो जिला स्तर पे जिला मुख्यालय पर है, लेकिन बाड़मेर नागौर 2 ऐसे जिले हैं जिनका जिला जो न्यायालय है वो जिला मुख्यालय पर न होकर नागौर का, बाड़मेर का बालोतरा में है, नागौर का मेड़ता के अंदर। ये आपको याद रखना है। सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी जोधपुर में है। इसकी स्थापना नवंबर 2001 में हुई। फारूक हसन राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश थे जो राज्य मंत्री भी रहे। सुरेश चंद्र सिंगल और राजेंद्र प्रसाद व्यास ऐसे न्यायाधीश थे जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ। और एस के गर्ग ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया था। अब ऐसे कितने गहराई से प्रश्न है, इसका जवाब मुझे दो, इसका उत्तर क्या आएगा? सही। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ही सही है। राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी जोधपुर में इसकी स्थापना नवंबर 2001 में हुई। फारूक हसन राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश थे जो राज्य मंत्री भी थे, ये भी सही है। सुरेश चंद्र सिंगल और राजेंद्र प्रसाद व्यास ऐसे न्यायाधीश थे जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ। और एस के गर्ग ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया था। प्रश्न बड़े गहराई से हैं, तो पहली बार पढ़ रहे हैं या अदर स्टेट से पढ़ रहे हैं कहीं से, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये प्रश्न ही इस प्रकार के हैं। और आजकल इंडिया की हो चाहे राजस्थान की राज व्यवस्था से प्रश्न आते ही ऐसे हैं। जब हमें पूरी चीजें क्लियर होगी तभी उत्तर दे पाएंगे। चारों के चारों सही है इसके। ठीक है, ये अब ये तो उच्च न्यायालय के प्रश्न हो गए। अब हम पढ़ते हैं, टॉपिक है आपके अंदर जो दे रखा था, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐप में टेस्ट चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग है, तो सुविधा के लिए आपको मैं व्याख्या दे रहा हूं ताकि हर चीज। गेर नृत्य के बारे में सही कथन बताओ। मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य बिल्कुल। होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं और प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया व थाली हैं। प्रयुक्त सारे सही हैं। देखो, गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, गेर है। इसके अलावा गवरी लोक नाट्य है, ये सेम सेम है, लगभग होली के अवसर पर किए जाते हैं। वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली बजाई जाती है। यह किस नृत्य की पहचान है? यह किस नृत्य की पहचान है? शेखावटी क्षेत्र में होली पर किया जाता है। विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य, यानी पुरुष ही नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग बजाते हैं। पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं जिन्हें गणगौर कहते हैं। कौन सा नृत्य हो सकता है? चंग, अग्नि, गिद्दड़, डांडिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य। ठीक है, शेखावटी का प्रसिद्ध है, विशुद्ध रूप से पुरुष ही करते हैं। ढोल, डफ, चंग बजाई जाती है और पुरुष और महिलाओं के वस्त्र, क्योंकि विशुद्ध रूप से पुरुष से नृत्य है तो जाहिर सी बात है महिलाओं के वस्त्र पहन सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। कौन सा नृत्य है? गिद्दड़ नृत्य है। कौन सा, किसकी पहचान है? गिद्दड़ नृत्य की। अगला देखो, वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं जो शेखावटी, कुचामन, डिडवाना पर्वतसर का व्यवसायिक लोक नृत्य है। वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, तो केवल पुरुष करते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य। इस कच्छी घोड़ी नृत्य की खासियत इस शेखावटी क्षेत्र का है। शेखावटी कच्छी घोड़ी में किसका प्रयोग? काष्ठ, काष्ठ की घोड़ी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और व्यवसायिक नृत्य है। और इसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो जरूर याद रखना, वाद्य यंत्र बजाया जाता है झांझ। झांझ क्या होता है? आपने मंजीरा देखा होगा, मंजीरा, छोटी छोटी जो टलियां होती है उनको मंजीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मंजीरा। जब यही इतने बड़े रूप ले लेते हैं, ये इतने बड़े रूप ले लेते हैं,
वो झांझ कहते हैं। और जब पुरुष नृत्य करते हैं तो अब ये याद रखना, पुरुष जब नृत्य करेंगे तो बड़े यंत्रों की जरूरत होगी, वाद्य यंत्रों की। छोटे मोटे नृत्यों से पुरुष नाचता नहीं है, बड़ों से, जैसे ढोल हो गया, चंग हो गई, ठीक है, बम्ब नृत्य हो गया, नौबत हो गया और झांझ, ऐसे। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है। बवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का है, ये भी व्यावसायिक नृत्य है, चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जसनाथी संप्रदाय में प्रचलित है। अब पूरी डिटेल भी बता देता हूँ। कच्छी घोड़ी शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य, इसमें चार चार व्यक्ति आमने सामने खड़े हो जाते हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, जो आगे पीछे बढ़ने का कार्य तीव्र गति से करते हैं। ये इधर आता है, 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 इधर आता है, ऐसे। पंक्ति के बार बार बनने और खुलने से फूल की तरह पैटर्न बन जाता है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे क्या है कि एक फूल की पत्ती जैसा बन जाता है। बांस की खपचियों से छेड़ा बनाया जाता है। जैसे 8 व्यक्ति एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, मान लो अब 4 4 है, फिर एकदम ऐसे 4 इकट्ठे हो गए, ऐसे, ठीक है, इकट्ठे हो गए। सरगड़े, कुम्हार, डोली व भांबी जातियां इस नृत्य में प्रवीण होती है। ये पैटर्न पर आधारित, अब ये पैटर्न बन गया, कभी इधर गए, कभी इधर गए और फिर इधर हो गया। ये नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या बजाई जाती है? टल्लियां बजाई जाती है। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष नहीं करते? निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष नहीं करते? निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष नहीं करते? केवल है पुरुष नहीं करते। तो गिद्दड़ नृत्य भी करते हैं, कच्ची घोड़ी भी करते हैं और चंग, ये तीनों ही शेखावटी के प्रसिद्ध है और पुरुष है प्रधान नृत्य। जबकि वालर नृत्य ये ग्रास या जनजाति के लोग सिरोही में करते हैं, इसमें पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेती है। अब देखो वालर नृत्य के बारे में चर्चा। यह नृत्य सिरोही जिले की ग्रास या जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य। सुन लेना, ये चीजें ऐसा ही प्रश्न आएगा एग्जाम में। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इस नृत्य में 2 अर्धवर्त बनते हैं। ये नोट करना पॉइंट कि किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो इस वालर के अंदर, वालर ग्रास या जनजाति करती है सिरोही के अंदर। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष और अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं रहती है, ठीक है, आधे आधे वर्त बनते हैं। प्रत्येक नर्तक नर्तनी का दायां हाथ अपने आगे वाले कंधे पर रखता है। मान लो एक यहाँ रख दिया और एक दूसरा यहाँ रख दिया, ऐसे करते हैं, फिर वो गोल घेरा अपने आप बन जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता लेकर या तलवार लेकर करता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, नोट करना कि किस नृत्य के अंदर एक पुरुष हाथ में छाता लेकर या तलवार लेकर शुरुआत करता है, किस नृत्य की? वालर की। वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है। इनके गीतों में प्राय बड़ली के भेरुंजी का गुणगान होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ली के भेरुंजी का गुणगान होता है। अगला प्रश्न, अब प्रश्न देखो, इस वालर से क्या बन गए? जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगा। वालर नृत्य है, ग्रासिया जनजाति का है, सिरोही में किया जाता है, सिरोही उदयपुर के जहाँ भी ग्रासिया जनजाति रहती है, वो याद रखना है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, प्लस इसमें खासियत पुरुष हाथ में छाता लेकर शुरुआत करता है। और इसमें मारवाड़ में प्रचलित है ज्यादातर, यानी मारवाड़ में जो प्रचलित है ना, उसमें गीतों में प्राय बड़ली के भेरुंजी का गुणगान भी इस नृत्य में किया जाता है। अग्नि नृत्य के बारे में असत्य बताओ। अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय में प्रसिद्ध है। केवल पुरुष नृत्य करते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। क्या कह रहा है? अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध है। केवल पुरुष करते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। ये गलत है, ये करते हैं फतेह फतेह का उद्घोष। कौन सा? फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। फायरे फायरे का तो भील करते हैं, ठीक है, भीलों का रण घोष है ये। फायरे फायरे तो ये करते हैं फतेह फतेह का। तो उत्तर आ जाएगा डी। देखो, अग्नि नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में ददकते अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य अपनी अलग ही विशिष्ट लिए हुए हैं, पहचान लिए हुए हैं। इनका उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर ग्राम में हुआ। इस नृत्य में जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जो लोग होते हैं, यानी जो अन्यायी होते हैं ना जसनाथी संप्रदाय के, उनको सिद्ध कहते हैं। लोग अंगारों के ढेर के चारों ओर पानी का छिड़काव करके जसनाथ जी के गीत गाते हुए, गुरु की आज्ञा से फतेह फतेह कहते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। यह केवल पुरुषों का नृत्य है, नोट करना, यह केवल पुरुषों का नृत्य है। फाल्गुन और चैत्र मास में किया जाता है।
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। किसको? अग्नि नृत्य को। बम्ब नृत्य के बारे में सत्य कथन बताओ। बम्ब, अब एक मैं आपको बता देता हूं, भरतपुर जिले के नृत्य, भरतपुर जिले के लोक नृत्य। सूत्र याद रखना एक, रब नोच, रब नोच, ये रब नोच याद रह गया, पर इसके याद रखेंगे रै से रसिया, और जहां बम्ब बजेगा वहां रसीले गीत गाए जाएंगे। नोच यानी नौटंकी, और च से चरकुला, रब नोच। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बिल्कुल अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम्ब शब्द का अर्थ है नगाड़ा, नगाड़ा बजाया जाता है बड़ा सा, ठीक है। थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। तो याद रखना, बम्ब नृत्य, रशिया नृत्य, चरकुला नृत्य, नौटंकी नृत्य, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? भरतपुर के। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता लेकर और तलवार लेकर करता है? आ गया प्रश्न। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? वालर नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। गरबा नृत्य ये डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य है वो गुजरात से लगता है, गुजरात का है, अपने राजस्थान के। एक तो शेखावटी में भी प्रसिद्ध है, शेखावटी क्या वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रुद्रपुर साइड गुजरात की सीमा लगती। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। अब यहाँ से भी प्रश्न आता है। कल मैंने आपको हस्तकला करवाई थी, ये शाम की रात को 10 बजे क्लास रहती है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है। अब जीके होता है, सब में काम आता है, तो अब सारे पढ़ा करो। उत्तर आ जाएगा भवाई नृत्य। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, ठीक है, महिला है, भवाई नृत्य से संबंधित है। अब देखो, भवाई जाति में प्रचलित इस चमत्कारिक नृत्य के प्रवर्तक बागा जी केकड़ी अजमेर के माने जाते हैं, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एक पर्सन के साथ कितनी चीजें आपको मिल रही है। राजस्थान के पेशेवर लोक नृत्यों में भवाई नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। पूछे कौन सा नृत्य अपने चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है? भवाई। विविध रंगों की पगड़ियों को हवा में फैलाकर अपनी उंगलियों के से नृत्य करते हुए कमल का फूल ले लेना, सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर मुंह से रुमाल उठाना, थाली के किनारों पर नृत्य करना और तीखी तलवार पर नृत्य करना इसकी विशेषता है। और जब भी बड़े स्तर पे जागरण वगैरह होते हैं ना मंदिरों के अंदर, और वहां पे स्पेशल भवाई जाति के लोगों को ये नृत्य करने के लिए बुलाते हैं, फिर उसमें वो मटके रख के नृत्य करते हैं, थाली की नोक पर है, कांच पे वगैरह, ये चमत्कारिता के लिए इनका प्रसिद्ध है। मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? ये सारे के सारे 2022 के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं और दोबारा रिपीट होंगे, ध्यान रखना। मांगी बाई लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार है? 13 ताली नृत्य के। इसके 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाएं करती है। तो पूरा डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। 13 ताली नृत्य, इसका उद्गम पादरला गांव पाली से हुआ है। राजस्थान में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन मंजीरों की सहायता से, 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं ना, 13 मंजीरे, ठीक है, मंजीरा टल्ली जो होती है ना, ये होते हैं, ध्यान रखना। अब देखे आपने जरूर है लेकिन नाम नहीं सुना, क्या हो कहते हैं इसको? टल्ली कह देते हैं सीधा। 9 मंजीरे दाएं पांव पर होते हैं, हाथों के दोनों और कोनी की जगह, और एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। ये हाथ वाले मंजीरे अन्य मोहिनी नारायणी मंजीरों से टकराकर ध्वनि देते हैं। पुरुष इनके साथ मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। अब रामदेव जी की जो उफड़ बांची जाती है, गुणगान किया जाता है, तो क्या बजाया जाता है? जंतर बजाया जाता है, रावण अत्ता बजाया जाता है, और या फिर चौतारा जिसको तंदूरा कहते हैं। डूंगरपुर, पोखरण, डिडवाना, पादरला गांव पाली में विशेष रूप से मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगी बाई 13 ताले नृत्य के लिए विख्यात है। लक्ष्मण दास कामड़ भी इसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अब 13 ताली नृत्य ये व्यवसायिक रूप ले चुका है। एक तो कच्ची घोड़ी नृत्य, एक आई नृत्य, और 13 ताली नृत्य वर्तमान में व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी के अंदर आते हैं। असत्य कथन बताओ। तो थोड़ी जनजाति मावलिया नृत्य होता है, संक्रिया कालबेलियों का होता है, लूर भील और धाकड़ चक्री कंजर का होता है। लूर भीलों का नहीं होता भी, लूर जो होता है वो ग्रासियों का होता है, ग्रासिया जनजाति का नृत्य होता है।
एक सूत्र बताता हूँ। ग्रासिया जनजाति, वैसे मैंने नृत्य करवा दिए सारे, ठीक है, प्ले लिस्ट देखना, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर उसी के अंदर है ये सारे। ग्रासिया जनजाति के जब सूत्र याद करना है आपको, नृत्य है तो सूत्र याद रखना, बोलू मामा ज्वार में कूदो। बोलू मामा, ऊपर बता देता हूँ, बोलू मामा ज्वार में कूदो। बोलू मामा ज्वार में कूदो, ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? तू से हो जाएगा लूर, भो से हो जाएगा बोमरा, माँ से हो जाएगा मांदल, ज्वार से हो जाएगा जवारा, ठीक है, कूदो से हो जाएगा कूद, और इस वा से हो जाएगा वालर, ठीक है। ये सारे बोमरा, लूर, मांदल, वालर, कूद, ज्वारा, ये सारे नृत्य किसके हैं? ग्रासिया जनजाति के हैं। बिलों में लूर नहीं होता, ध्यान रखना। धाकड़ और चक्री नृत्य कंजर का है, चक्री नृत्य कंजर जाति का है। जबकि गुर्जरों का पूछे, उनका चक्री नृत्य तो हो गया कंजर का, जबकि गुर्जर फलकूबाई, फलकूबाई इसकी नृत्यांगना है, गुर्जर जाति से समझे। संकरिया, कालबेलिया के, कालबेलिया के 4 हैं, सूत्र याद रखना। कालबेलिया जनजाति के 4 लोक नृत्य, सांप बाई, संकरिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी, ये कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, ठीक है, ये याद रखना। दूर नृत्य ग्रासिया जनजाति में है, इसमें वर पक्ष वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करते हैं। देखो कितना गजब का है ये लूर नृत्य ग्रासिया। ग्रासिया जो जनजाति है ना, उनके नृत्य कुछ अजब टाइप के होते हैं, उनकी संस्कृति बड़ी ही गजब की होती है। तो और इतिहासकारों को बड़ा इंटरेस्ट आया था, उन्होंने लगभग इनकी संस्कृति को लिखा था। तो देखो क्या है, लूर नृत्य की वर पक्ष है ना, वो वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हैं, तो नृत्य करते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं, ये ध्यान रखना। इनमें में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है? हाथीमना है, नेजा है, रमणी है, कूद है। तो कूद नहीं है, कूद ग्रासिया का है। अब भीलों का भी एक सूत्र याद रखना, बोदू गोमा गंगे हारा गुने युद्ध, गंगे हारा ने युद्ध, ये सूत्र याद रखना भीलों के। देखो मैंने पहले आपको करवाए हैं जनजाति, वहां पढ़ लेना चाहिए। गै से गौरी और गै से गेर, गौरी और राई भी इसके साथ ही होता है। हा से हाथी मना, रा से राई, घू से घूमरा, ने से नेजा, युद्ध से यू से युद्ध, और दै से द्विचक्री, ये याद रखना। ये है किसके? भीलों के। गंगे हारा गुने युद्ध, ये लाइन याद रहेगी तो पेपर में अगर ऐसे आ गया ना, निम्न में से कौन सा भीलों का लोक नृत्य नहीं है, तो अगर दिमाग में रह गया गंगे हारा गुने, याद करनी पड़ेगी पहले लाइन। गवरी, गेर, हाथीमना, राई, घूमरा, नेजा, द्विचक्री, युद्ध। अब देख लो कूद नहीं है ना इसके अंदर, कूद किस में है? ग्रासिया में। कहाँ कूदना है? बोलो मामा ज्वार में कूदो। फिर देखो कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है, अब वो भी याद रखना। सांप बाई सूत्र याद रखना। कालबेलिया जाति सांप पकड़ती है और पुंगी बजाती है। कालबेलिया जाति है वो सांप पकड़ती है, पुंगी बजाती है, तो वाद्य अंतर इनका पुंगी हो गया। अब कालबेलिया जाति है सांप पकड़ते हैं तो सांप बाई हो गया। अब सांप बाई में 4 आते हैं, कौन कौन से? सह से संक्रिया, ठीक है, पा से पणिहारी, बा से बागड़िया। ये बागड़िया नृत्य ऐसा है कि भीख मांगते हुए करते हैं। इंडोनी और संक्रिया नृत्य पानी लाते हुए किया जाता है। और संक्रिया है प्रेमी युगल है, प्रेमी युगल नृत्य कौन सा है? संक्रिया है, याद रखना। 4 आगे तो भाई संक्रिया भी है, इंडोनी भी है, बागड़ी है। मछली नृत्य नहीं है, मछली नृत्य बंजारा जाति का है। किसका? बंजारा जाति का है मछली नृत्य, ये याद रखना आपको। अगला देखो, मछली नृत्य बंजारा जाति का है, कालबेलिया जाति के नृत्य इंडोनी, संक्रिया, बागड़िया और पणिहारी। ये प्रश्न फिक्स है, पेपर में आते ही आते हैं। और कालबेलिया डांस जो अपना गुलाबो स्पेरर है ना, कालबेलिया डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चांद नीलगिरी, राहुल रिल्डमर, हीरा मंगल ख्याल किस कलाकार द्वारा रचित है? अब ये प्रश्न भी आपको याद रखने।
लोक नाट्य और लोकगीत आपके टॉपिक है। तो लच्छी राम जी कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं, चांद नीलगिरी राव रिडमल और मीरा मंगल ख्याल इस कलाकार के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? लच्छी राम जी के द्वारा। उगमराज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार थे? कुचामनी ख्याल के। अब कुचामन कहाँ पे है? नागौर में, तो कुचामन उधर हो गया। शेखावटी ख्याल शेखावटी क्षेत्र के। तुरा कलंगी शिव और पार्वती की केंद्र होती है, ये चित्तौड़गढ़ का है। दुलिया राणा और नानू राम जी किस ख्याल के कलाकार हैं? दुलिया राणा और नानू राम जी किस ख्याल के कलाकार हैं? तो दुलिया राणा और नानू राम जी है शेखावटी चिड़ावा के। ठीक है, शेखावटी चिड़ावा के। जोगी जोगन कान गुजरी मियां बीबू पठान रसीली तंबोलन किस ख्याल से संबंधित है? जोगी जोगन कान गुजरी, ये सारी की सारी बातें पता है कहाँ है? अब सोचो ये प्रश्न बड़े गजब के। ये आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तकें पढ़ लेना, आपको मिल जाएगी। नानक क्लासेज में ऐप के अंदर टेस्ट भी है 6 से 12 का, वो ले सकते हैं। बाजार में एक छोटी सी वन लाइनर हमारी बुक भी है नानक क्लासेज नाम की, वो ले सकते हैं। या यूट्यूब पे फ्री टेस्ट भी वीडियो भी पड़े हैं, वो भी देख सकते हैं। खास करके 9वीं 10वीं की किताब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी जहां से क्वेश्चन पूछती है, आरपीएससी जयपुरी ख्याल है। हीर रांझा भरतहरी जयदेव कलाली डोला मरवण और आला देव किस ख्याल से संबंधित है? हीर रांझा भरतहरी ये सारे किस ख्याल से संबंधित है? मुझे कमेंट करके बताओगे सारे के सारे किस ख्याल से संबंधित है? तो यह शेखावटी ख्याल से संबंधित है। हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना? अब प्रश्न आगे वन्य जीव अभ्यारण्य के, क्योंकि जैसे सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 27 कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं। इसने पूछा 16वां कौन सा बना था? तो साकम रणखार के जंगल जालोर, अप्रैल 2022 में। कितनी तारीख? 25 अप्रैल। पीटीआई सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, जो आरपीएससी ने लिया था, उसने ये प्रश्न पूछा था कि राजस्थान का जो रणखार के जंगल है वो कब कंजर्वेशन रिजर्व बने थे? तारीख दे रखी थी उन्होंने 25 अप्रैल 2022। तो 25 अप्रैल जरूर याद रखना। अब आपको याद रखना है कौन कौन से कब बने, मैं आपको सारे बताता हूं। ये देखो, वैसे करंट में मैं आपको बढ़ा रहा हूं, दिक्कत है नहीं। एक तो आप ज्वाइन कर लो सारे टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है नानक क्लासेस शिव सर, इसमें क्विज भी मिलती है, ये सारी पीडीएफ भी वहां मिलती है। देखो 26वां बना रणखार, 27वां बना शाहबाद तलहटी, 28वां बड़ा बीड़ घास, 19वां वागदरा क्रोकोडाइल, 20वां वाड़ा खेड़ा, 21वां जालाना आमागढ़, 22वां रामगढ़ कुंजी, 23वां अजमेर अरवार गांव, 24वां सोरसेन बारा, 25वां हमीरगढ़, 26वां खिंचन जोधपुर और 27वां बां जामली। अब देखो 26, 25 और 24 तीनों ही कब बने? 22 अप्रैल 2023 को। और अभी ताजा आरपीएससी एफएसओ का एग्जाम हुआ है जून महीने में, उसने पूछा कि हाल ही में किन 3 नए कंजर्वेशनों का निर्माण हुआ है? तो कौन सा? सोरसेन बारा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा और खिंचन जोधपुर। आपने देखा भी होगा जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। तो ये टोटल अब 27 हो चुके हैं। राजस्थान के जैविक उद्यान प्रारंभ होने की सही तिथि के अनुसार क्रम बताइए। अब राजस्थान के अंदर 4 बायोलॉजिकल पार्क है। कितने? 4 जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क हैं, 4 हैं। कौन कौन से? यहाँ पे तस्वीर देखो। अब ये पूछ क्या रहा है कि पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बन रहा? तो सही तिथि के अनुसार सबसे पहले बना सज्जनगढ़, फिर माचिया सफारी पार्क और फिर नारगढ़। अब यहाँ कंफ्यूज बहुत सारे विद्यार्थियों की होती है जिसने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है कि सबसे पहले घोषित नारगढ़ हुआ, लेकिन सरकार ने बनाया किसको? सज्जनगढ़ को, फिर माचिया सफारी पार्क को। 3 नंबर पे नाम आया नारगढ़ का। उत्तर होगा सज्जनगढ़ माचिया सफारी। ये देखो नारगढ़ पहले नहीं आएगा। अब देखो कौन कौन से हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क है 4। सबसे पहले सज्जनगढ़ है उदयपुर के अंदर, राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क 12 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ था। दूसरा माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में, राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है, 20 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुआ। तीसरा नाहरगढ़ बना था, तीसरा बायोलॉजिकल पार्क 4 जून 2016 को उद्घाटन हुआ इसका। और चौथा अबेड़ा, 4 नंबर है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर, 18 दिसंबर 2021 को प्रारंभ हुआ। बजट 2023 तो इसमें बीकानेर के अंदर, अजमेर के अंदर एक एक बायोलॉजिकल पार्क है
प्रस्तावित है। तो वर्तमान में पूछे 4 है, पहला सज्जनगढ़, दूसरा माचियस पारिपारक, तीसरा नाहरगढ़, चौथा अबेड़ा और 2 प्रस्तावित है बीकानेर और अजमेर के अंदर। राजस्थान के किस अभयारण्य का नाम वहां के एक शिव मंदिर के नाम पर पड़ा? तो केवलादेव और दूसरा उसको कहते हैं घना पक्षी अभयारण्य। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। इसकी चीजें बहुत सारी हमें याद रखनी है। फैक्ट है तो हम देख लेते हैं। फैक्ट देख लो। केवलादेव घना पक्षी विहार की स्थापना 1981 में। विस्तार इसका कहाँ पे है? भरतपुर में। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। पॉइंट नोट करना, 1985 में। 1981 में रामसर साइट में राजस्थान सांबर और केवलादेव 2 ऐसे स्थल हैं जो रामसर नमभूमि क्षेत्र में शामिल है। 1981 में। अजान बांध बाणगंगा स्थित है, यहाँ पे बाणगंगा नदी में। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है। शीत ऋतु में साइबेरियन सार्स यहाँ आते हैं, साइबेरियन सार्स। और भरतपुर का वन्य जीव शुभंकर भी सार्स है। यह राज्य का एकमात्र पक्षी संरक्षण स्थल है जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें किसके बारे में? केवलादेव घना पक्षी बिहार के बारे में याद रखना। और केवलादेव घना पक्षी बिहार की यह भी खासियत है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी ध्यान रखना। ताल छापर चूरू में है, केसरबाग धौलपुर में है, और राम सागर भी धौलपुर में है। केसरबाग राम सागर दोनों धौलपुर में है, ताल छापर चूरू में है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है। अगला देखो, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कहाँ थी? राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं हैं। प्रथम थी रणथंभौर, कब बनी? 1973 में। दूसरी थी सरिस्का, कब बनी? 1978 में। तीसरी थी मुकुंदरा हिल्स, कब बनी? 2013 में। चौथी रामगढ़ 2022 में जारी हो गई। 4 राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व है। देख लो, 73 में, 78 में, 13 में, 21, 22 में, चारों की चारों मैंने आपको बता दी। कुंभलगढ़ अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में? अब ऐसे प्रश्न आ जाए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। वैसे कुंभलगढ़ नॉर्मल देखें तो राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ का विस्तार राजसमंद, पाली और उदयपुर के अंदर है। राजसमंद, पाली और उदयपुर। इसकी स्थापना 1971 में हुई। यह जंगली भेड़ियों के लिए और रणकपुर के जैन मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है, याद रखना। जंगली मुर्गों के लिए पूछे तो माउंट आबू सिरोही प्रसिद्ध है। भेड़ियों के लिए पूछे तो कुंभलगढ़। किन जिलों में है? फैला हुआ है राजसमंद, उदयपुर और पाली के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग भी इस अभयारण्य के अंदर स्थित है, वो भी आपको याद रखना है। अगला, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया बाटा है, उसके आकर्षण का मुख्य कारण क्या है? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है ना, लवकुश की वहां पे भूमि भी मानी जाती है। माता सीता रही थी, उसके नाम माता सीता वन्य जीव। उसके आकर्षण का मुख्य कारण है प्राग ऐतिहासिक पत्थर पर नक्काशी की हुई है इस लखिया बाटा। अब देखो, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1979 को हुई थी। जिला क्षेत्र है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। वैसे तो ये प्रतापगढ़ में, लेकिन अब अभयारण्य तो विस्तार तो होगा, तो प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में ये फैला हुआ है। चित्तल की मातृभूमि, चित्तल की मातृभूमि है उड़न गिलहरी। ये देखो, प्रतापगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर भी क्या है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। लवकुश जलप्रपात स्थित है। सांगवान और औषधीय पादप सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी कहते हैं कि हिमालय के बाद सबसे ज्यादा औषधि पाई जाती है माता अभयारण्य प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में फैला हुआ है। अगला देखो, बंसधरा या बांसधरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो वो है सज्जनगढ़ अभयारण्य। देखो, सज्जनगढ़ अभयारण्य बांसधरा या इस पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ का दुर्ग भी स्थित है जो महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। देख लो, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थापित हुआ 1986 में। जिला उदयपुर, इसमें प्रथम बायोलॉजिकल पार्क 2015 में बनाया गया। अभी सज्जनगढ़ पड़ा था ना, वही है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य 5 वर्ग किलोमीटर में। सबसे छोटा सरिस्का है 3.1 किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा है ये सज्जनगढ़, पहले यही होता था, अब सरिस्का बन गया। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य, सबसे छोटा, जैसे सबसे बड़ा कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर। सबसे छोटा है सरिस्का अभयारण्य। कौन सा? सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे है? अलवर में। ताल छापर चूरू के अंदर है। सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। और केसरबाग धौलपुर के अंदर है। कई बार तो अभयारण्य से सिर्फ जिला ही पूछा जाता है और गहराई से प्रश्न नहीं आता, मिलान करने वाले आ जाते हैं।
सरिस्का ए अभयारण्य स्थापना अभी ताजा 2012 में हुई थी। जिला अलवर स्थान राजस्थान का सबसे छोटा व नवीनतम अभयारण्य है, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। भैंसोलाव व डूंगोलाव नामक तालाब किस अभयारण्य के अंदर स्थित है? भैंसोलाव व डूंगोलाव जो नामक तालाब है वो किस जिले के किस अभयारण्य के अंदर स्थित है? तो यह है रणथंभौर के अंदर। कहाँ पे? रणथंभौर नहीं, रणथंभौर में हो रहा है, ताल छापर के अंदर है। ताल छापर कहाँ पे? चूरू। ताल छापर अभयारण्य की स्थापना 1971 में हुई थी। स्थान चूरू काले हिरण व कुंजा पक्षी डेमोजाइलेन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में मोचिया घास पाई जाती है। अब जैसे ही बारिश शुरू हुई है ना, अब आपने ताल छापर के दृश्य देखोगे, वहाँ घास हुई है, मोचिया घास, जिसको मोथ कहते हैं, नॉर्मल भाषा में मोथ कहते हैं, वो है। महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम यहाँ स्थित है और यहाँ वन प्रशिक्षण स्थापित ताल छापर में अभी ताजा किया गया है। इसके लिए काले हिरणों की प्रसिद्ध है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की संस्था को दी जाने वाली राशि। पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। एक संस्था को जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है 1 लाख रुपए। अगर किसी व्यक्ति विशेष को देना है तो 50,000 रुपए। अगर व्यक्ति विशेष को देना है तो 50,000, वैसे 1 लाख रुपए। अब देखो पूरी डिटेल देख लेना, यहाँ से अगर आपने क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा सकता है। और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 3 स्तरों पर दिया जाता है, ठीक है, 3 पे। व्यक्तिगत रूप में 50,000, व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण में 50,000, देखो व्यक्तिगत वन संरक्षण में 50,000, व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण में 50,000, जबकि संस्था चाहे वो वन है चाहे वो वन्य जीव है 1 लाख रुपए। तो 3 हो गए। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। पहली बार गंगाराम बिश्नोई को यह पुरस्कार दिया गया था 1994 में। 2018 में लास्ट बार 2018 में पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से? ओम सिंह राजावत वन संरक्षण, सतनाम सिंह वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण और प्रबंधन श्रेणी में वंडर सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़, मानव उत्थान सेवा संस्थान तलवाड़ा हनुमानगढ़ और वन संरक्षण और प्रबंधन संस्थान पाटिया उदयपुर। तीनों में दिए। लास्ट बार 2018 में दिए थे, 2018-19 के, उसके बाद में नहीं। वन धन योजना किस वर्ष लागू हुई थी? वन धन योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो वन धन योजना 2016-17 के अंदर लागू की गई थी। वन धन योजना 2016-17। नॉर्मल सा प्रश्न, सॉरी, ये वन धन है 2015-16 के अंदर है। 2015-16 के अंदर है। यह योजना पायलट आधार पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, माउंट आबू कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और जवाई कंजर्वेशन में लागू की गई। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त कौन से? देखो वन और वन्य जीव का टॉपिक है शुष्क सागवान। अब सागवान दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ये उत्तर वाले तो होंगे नहीं, ठीक है, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। बांसवाड़ा। मुख्य तथ्य, शुष्क सागवान या शुष्क सागवान वन वर्षा की मात्रा लगभग 75 से 110 सेंटीमीटर होती है। वितरण इनका वागड़ क्षेत्र में खास करके और हड़ौती के कुछ भाग में होता है, खास करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में। प्रमुख वृक्ष सागवान के वृक्षों में गुल्लर, महुआ, तेंदू और पलास। राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी और स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी और स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं? खेजड़ी, जो हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, खेजड़ी। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सेनेरिया। और राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। उपनाम है राजस्थान या राज्य का गौरव कहते हैं इसको, कल्प वृक्ष कहते हैं, समी वृक्ष कहते हैं और जांटी वृक्ष कहा जाता है। कौन सी वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस देश की सहायता से चलाई गई? अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1992-93 के आसपास, 92 में चलाई गई थी। 2000 के अंदर इसको बंद कर दिया था जापान के सहयोग से, OCF जापान के सहयोग से। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 को प्रारंभ हुई, 31 मार्च 2000 तक जापान की सहायता से संचालित है। अब यहाँ से ये प्रश्न आता ही आता है, अभी वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था शायद, उसमें आया था। इसमें राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिले जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शामिल थे। देखो अब इसमें अजमेर शामिल नहीं है, इसमें जयपुर शामिल है, इसमें अलवर शामिल है, इसमें नागौर है, नागौर, इसमें झुंझुनू शामिल है, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये शामिल है। तो ये 10 जिले
अरावली वृक्षारोपण परियोजना में शामिल है। उसके बाद देखो, हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई? तो हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2009-10 के अंदर। कब? 2009-10 के अंदर हरित राजस्थान परियोजना शुरू की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? देखो, जो वन रिपोर्ट जारी हुई है वो 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुई है। प्रश्न आएगा अगर वनों से, तो 17वीं वन रिपोर्ट से प्रश्न आने के पूरे चांस बनेंगे। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अंदर 25 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है। और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई, जो वर्तमान में इसकी जो मंत्री है वो राजस्थान के हैं। और राजस्थान के मंत्री पूछे तो हेमाराम चौधरी है। भूपेंद्र यादव देश के अंदर मंत्री हैं। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन घनत्व कितना है? कुल वन घनत्व कितना है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार? कुल वन घनत्व की बात करें, अगला प्रश्न आ गया। कुल वन घनत्व पूछे राजस्थान के अंदर कितना है? 4.87%। कितना? 4.87%। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनों के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, एक होते हैं अति सघन वन, एक मध्यम सघन वन और एक खुले वन। 3 प्रकार के वन होते हैं। इन वनों में किस प्रकार की कंडीशन होती है? अति सघन वन 78.15 वर्ग किलोमीटर में है, 0.02% में। मध्यम सघन वन है 4368.65 वर्ग किलोमीटर यानी 1.28%। और खुले वन है 12,208.16 वर्ग किलोमीटर यानी 3.57%। तो उपयुक्त सभी सत्य है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले जिले, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में वन है उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में, या फिर सर्वाधिक वन है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। दो प्रकार के वन होते हैं, एक पूरे ऑल ओवर राजस्थान की कैटेगरी से होते हैं, एक उस जिले के भूभाग से कम प्रतिशत में कहते हैं। ये पूछ रहा है राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले हैं उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में। ठीक है। अगर हम चर्चा करें सबसे ज्यादा वनों की बात करें, सबसे ज्यादा वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ में। जबकि सबसे कम वन है वो चूरू के अंदर, जबकि प्रतिशत में सबसे ज्यादा जोधपुर के अंदर है। राजस्थान की पहली वन व पर्यावरण नीति कब लागू की गई थी? तो राजस्थान की पहली वन व पर्यावरण नीति कब लागू की गई थी? 18 फरवरी 2010 को। अभी हमारे राजस्थान के जो वन मंत्री है हेमाराम चौधरी ने पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2023 को वन नीति जारी की है। अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया, लेकिन करने की घोषणा की। वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक झाड़ी है? कभी आरपीएससी ने पूछा है तो सबसे ज्यादा झाड़ी वाला पाली है। सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले पाली और करौली है। न्यूनतम झाड़ी है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले पाली, न्यूनतम झाड़ी हनुमानगढ़। ये दोनों एक एक पॉइंट याद रखना। अब आता है जो टॉपिक आता है मुख्य, वो टॉपिक किसका आता है? वो आता है, टॉपिक था बीकानेर और मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़। सबसे पहला प्रश्न, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न अभी अधीनस्थ बोर्ड ने वीडियो मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। राव सिंहा सबसे पहले शासक आए थे, राव सिंहा, अस्थाना, दूहड़ और राव रागपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ लेना, दोबारा भी एग्जाम में रिपीट किया जा सकता है। 1 2 3 4। राव सिंहा 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु बदायूं कन्नौज से मारवाड़ आया। राजधानी इसने खेड़ा बाड़मेर को बनाई। छत्री इसकी बिट्ठू पाली में। दूहड़ कौन थे? कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया था और इसे नगाना बाड़मेर में स्थापित किया था। मारवाड़ के प्रतापी शासक रावचंद्र सेन की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी जहां अब उनकी समाधि बनी हुई है? रावचंद्र सेन जिनका जन्म हुआ था 1541 में और इनका शासन काल था 1562 में गद्दी पर बैठे और 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो समाधि है वो सचियाप जोधपुर के अंदर।
1581 में सारण की पहाड़ी पाली में सच्याप नामक गांव में चंद्रसेन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अकबर की अधीनता सर्वप्रथम मारवाड़ के किस शासक ने स्वीकारी थी? तो मारवाड़ का शासक आया था मोटा राजा उदय सिंह। इस उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी और उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, या जिसका नाम था भानुमति, उसका विवाह किससे किया था? जहांगीर से किया था। और इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो था खुर्रम शाहजहां। ठीक है, देख लो। मारवाड़ का प्रथम राजा मोटा राजा उदय सिंह था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की। इसमें अपनी पुत्री मानबाई या भानुमति का विवाह जहांगीर से किया जिससे खुर्रम का जन्म हुआ। और तो मोटा राजा उदय सिंह है, इसकी मृत्यु लाहौर में 1595 में हुई थी। 1583 में ये गद्दी पर बैठा और 1595 में इसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन से संबंधित गलत कथन बताइए। राव चंद्रसेन से संबंधित गलत कथन बताना है। तो राव चंद्रसेन ने 1562 से 81 के मध्य राज किया, बिल्कुल सही है। राव चंद्रसेन और उसके भाई मोटा राजा उदय सिंह के मध्य लोहावट का युद्ध हुआ, ये भी सही है। चंद्रसेन ने 1 लाख फदिये यानी मुद्रा का एक प्रकार था में पोकरण दुर्ग भाटियों को बेच दिया था, ये भी सही है। राव चंद्रसेन का जन्म 1544 में हुआ था, ये गलत है क्योंकि इनका जन्म 1541 में हुआ था। पिता मालदेव थे। मैंने पूरा इतिहास आपको करवा दिया। आपको कहना है आप नानक क्लासेज यूट्यूब पे जाके और उसमें ऑफिशियल जाके और प्ले लिस्ट देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से पूरा इतिहास करवा दिया और कला संस्कृति में करवा रहा हूँ। तो वहाँ चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह सबके बारे में डिटेल से बताया मैंने एक एक, वो देख लेना। राव चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ, मृत्यु 1581 में हुई थी। असत्य कथन बताइए। 1818 की संधि के समय बीकानेर के शासक सूरत सिंह थे जबकि जोधपुर के शासक मान सिंह थे, बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे जबकि बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे, ये भी सही है। ये वही सरदार सिंह है जिसने अंग्रेजों की सहायता राजस्थान से बाहर जाकर भी की थी। बीकानेर के अंतिम शासक शार्दुल सिंह थे और जोधपुर के अंतिम शासक भोपाल सिंह थे, ये बात गलत है क्योंकि इसके जो अंतिम शासक थे वो थे कौन? हनूत सिंह, हनूत सिंह कह लो या हनुमंत सिंह थे। जबकि भोपाल सिंह है वो तो मेवाड़ के शासक थे। किसके? मेवाड़ शासक थे। तो 3 नंबर गलत होगा, 1 और 2 इसका सही होगा। इसने क्या पूछा? असत्य कथन बताना है। असत्य से मतलब 1 2 3 सही है? नहीं, 1 2 3 गलत है, ये भी गलत है। 3 गलत है, 1 और 2 सही है, ये बिल्कुल सही। ठीक है, देख सकते हो जोधपुर के अंतिम शासक हनुमंत सिंह हनूत सिंह थे और मेवाड़ के भोपाल सिंह। बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? राव कल्याणमल, जो 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करता है और अपने 2 पुत्र, एक का नाम राय सिंह और दूसरे का नाम पृथ्वीराज राठौड़, उनको भी दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करवा देता है। राय सिंह अगला बीकानेर का शासक बनता है। पृथ्वीराज राठौड़ को गागोरन की जागीर देती है। दुर्ग में रहते हुए वेली कृष्ण पुणेरी ग्रंथ लिखता है। डिंगल का हेरोंस एलपी टेसीटोरी ने कहा था। मुख्य तथ्य, कल्याणमल 1574 से लेकर 1612 तक बीकानेर का प्रथम राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और इसका विद्वान, इसका दरबारी विद्वान था सदाशिव भट्ट, जिसने ग्रंथराज ग्रंथ लिखा था। ग्रंथराज ग्रंथ लिखा था राज विनोद। कौन सा ग्रंथ है? राज विनोद लिखा था। राज विनोद ग्रंथ लिखा था। कल्याणमल ने अपने पिता राव जेत सिंह का बदला लेने के लिए शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी और गिरीश मेल युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह के साथ लड़ा था। नैणसिरी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक मणोत नैणसी किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? तो मणोत नैणसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। और इनका कालक्रम पूछे तो ये 1638 से लेकर 1678 तक मारवाड़ के शासक बने। मणोत नैणसी को इन्होंने अपना दीवान बनाया था और विद्वान के दरबारी कवि थे। लास्ट में मणोत नैणसी कर्जे में इतने दब जाते हैं कि आत्महत्या करनी पड़ती है, ऐसे दीवान थे। तो मोहनोत नैणसी के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के अबुल फजल की संज्ञा इन्हें दी है। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान और
कवि थे, दीवान थे, विद्वान थे। ग्रंथ नैनसीरी ख्यात मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। कर्ज से परेशान होकर नैनसी ने भाई सुंदरदास के साथ जेल में आत्महत्या की थी। मुंशी देवी प्रसाद ने नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध लड़ने वाला राजपूत कौन था? तो वो था दुर्गादास राठौड़। इसने बघेली नाम की गोरादाए को मारवाड़ की पन्नादाए कहते हैं, के साथ मिलकर औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को बचाया था। वो दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो पिता आस्करण थे और माता नेत कंवर थी। जन्म इनका सालवा जोधपुर में हुआ था। छत्री इनकी उज्जैन सिपरा नदी के किनारे बनी हुई है। दुर्गादास ने अजीत सिंह को राजा बनाने हेतु 30 वर्षीय संघर्ष किया था, 1678 से लेकर 1708। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तब जाके अजीत स्वतंत्र शासक बनता है। हालांकि अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ी बहकावे में आकर अपने दरबार से निकाल दिया था, इसलिए डॉक्टर हीराचंद ओझा ने इसे कान का कच्चा कहा, इसको अजीत सिंह को। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को रामपुरा और विजयपुर की जागीर दी थी। उपाधियां देखो, राठौड़ों का यूलिसिस कहता है कर्नल जेम्स टोड ने कहा, राजपुताने का गेरीबाल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। इसको दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसिस, राजपुताने का गेरीबाल्डी और मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती कहा। 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव जेतसिंह और जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य युद्ध हुआ। इसमें राव जेतसिंह की मृत्यु हुई थी पाइबा साहिबा के युद्ध में, जो युद्ध हुआ था 1541 में। इस युद्ध में राव जेतसिंह मारा जाता है मालदेव की सेना के साथ। दोसी का युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बीकानेर के शासक राव लूणकर्ण मारे गए थे, जिन्हें कलयुग का कर्ण कहते हैं। मुख्य तथ्य देखो, राव जयसिंह राती घाटी के युद्ध 1534 में हुमायूं भाई कामरान को हराता है। ये तेज राव जेतसिंह है, ठीक है, वे राव जेतसिंह। राव जेतसिंह, राव जेतसिंह एक युद्ध लड़ते हैं, राती घाटी का युद्ध 1534 में। इसमें हुमायूं के भाई कामरान को हरा देते हैं और राव जेतसिंह की जानकारी बिट्ठू सुजा के ग्रंथ राव जेतसिंह छंद में मिलती है। निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने अभी जो फर्स्ट ग्रेड अक्टूबर में हुई थी उसमें पूछा था। तो ये राय सिंह थे, बीकानेर के शासक। बीकानेर के शासक राय सिंह 1574 में गद्दी पर बैठते हैं, 1612 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राय सिंह के बारे में असत्य कथन बताओ। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है, बिल्कुल। राय सिंह अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र था, यह भी सही है। राय सिंह ने भाषा भूषण ग्रंथ लिखा, यह गलत है, क्योंकि राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ लिखा था। ये भाषा भूषण जो ग्रंथ लिखा था ना, ये जसवंत सिंह प्रथम ने लिखा था, जो मारवाड़ का शासक था। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई, बिल्कुल। और सबसे प्राचीन जो यहाँ ग्रंथ रचा गया भागवत पुराण, भागवत पुराण से इसकी शुरुआत होती है। ये भी पूछा जाता है, बीकानेर चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ भागवत पुराण। मुख्य तथ्य देख लो, पूरी डिटेल। राय सिंह 1574 से 1612 अकबर और जहांगीर का मनसबदार बनता है। अकबर 4000 का, जबकि जहांगीर 5000 का मनसबदार, क्योंकि अकबर का विश्वासी सेनापति था मान सिंह, जहांगीर का विश्वासी था राय सिंह। करमचंद की, इसका प्रधानमंत्री था, करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। जूनागढ़ किला राती घाटी जमीन का जेवर, इसके बारे में कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, जबकि जूनागढ़ के किले की दीवारें ही बोलती है। ग्रंथ देखो, राय सिंह ने ग्रंथ लिखा था राय सिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी, बड़े गजब के ग्रंथ हैं इनके। नोट, भाषा भूषण ग्रंथ मारवाड़ के शासक जसवंत प्रथम ने लिखा था। मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो था महाराजा मान सिंह। इसी के समय मारवाड़ ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। इसी के समय मान सिंह जयपुर के शासक जगत सिंह से हार जाता है गिंगोली के युद्ध में, जो मेवाड़ का शासक भीम सिंह सिसोदिया कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। और इसी राजा को सन्यासी राजा कहते हैं। इसे कौन सी उपाधि प्राप्त है? सन्यासी राजा की उपाधि, नाथ संप्रदाय अपना लिया था।
पूरी डिटेल देख लो, मैंने बता ही दिया, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ ये देख लो, इसने जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश यानी मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों से संधि की थी। इसके दरबार में रहता था कवि बिहारी। कवि बिहारी, इसने बिहारी दास इनके दरबारी कवि थे। मिस्टेक है, बिहारी नहीं, बांकी दास थे इनके दरबार में। बिहारी तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे, बिहारी नहीं हो सकता। बिहारी जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ कवि बांकी दास, बांकी दास थे जिन्होंने बांकी दासरी ख्यात लिखी थी और दत्तार बावनी लिखी थी। गीत गाया था बांकी दास ने, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। और ये नोट कैरी पुरस्कार का आ गया यहाँ पे। अगला देखो, बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम बताइए। अब थोड़ा सा गहराई से प्रश्न जरूर है, अगर आपने बीकानेर का पूरा राठौड़ पढ़ लिया, ताकि इतिहास पढ़ लेना। राव कल्याणमल, राव लूणकर्ण, राव बीका, राव जेतसी। राव बीका आए थे 1465 से 1500 लगभग 5 तक। उसके बाद आए लूणकर्ण 1505 से 1526। इसके बाद आए 1526 से 1541 राव जेतसी, और 1543 से लेकर और 1570 तक आए कल्याणमल। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले बीका, तो 3 नंबर इसका आएगा। इसका मतलब 2 कट गए। बीका के बाद आया लूणकर्ण, तो 3-2 3-2। उसके बाद में जेतसी, ये आ जाएगा 4 पर आया कल्याणमल, 3-2 1-4। राव बीका 1465 से 1505, लूणकर्ण 1505 से 1526, जेतसी 26 से 41, राव कल्याणमल 41 से 74 और राय सिंह आए थे 74 से 12। सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को स्वाई राजा की उपाधि दी थी? तो स्वाई राजा की उपाधि सूर सिंह को दी थी। किसको? सूर सिंह को दी थी। अकबर द्वारा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि, अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि सूर सिंह को, और जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि गज सिंह को, और जसवंत सिंह को जहांगीर द्वारा महाराजा की उपाधि। ये भी थोड़ा सा भाई मिस्टेक, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ऐप के अंदर भी आपको थोड़ी सी तथ्य हो सकता है थोड़े गलत मिले, उनको थोड़ा चेंज कर देंगे, शाहजहां ने दी थी। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अजीत सिंह और रानियों को किस महिला की मदद से औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित करा था? तो गोरादाई बाघेली नाम की गोरादाई थी, जिसे मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं। वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के शिशु राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था। दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खिंची और गोरादाई की सहायता से अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया जाता है। औरंगजेब को कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुष्करना के घर मुकुंददास के घर में रखा गया। अजीत सिंह है यहाँ पे। अगला, राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की? 1488 में। कब की? 1488 में की। पूछे किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। जब राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया था, वो दिन था आखा तीज। आखा तीज यानी अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। और 1465 में राठौड़ वंश की नींव डाली। राठौड़ वंश की नींव डाली इसकी सहायता से? जाटों की सहायता से। ये भी ध्यान रखना, जाटों की सहायता से राठौड़ वंश की नींव डाली, जबकि करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया। बता दिया मैंने। औरंगजेब द्वारा निम्न में से किसे माही बराती की उपाधि दी गई? ये प्रश्न आते हैं फिक्स। ये दी गई बीकानेर के शासक अनूप सिंह को। अनूप सिंह, ठीक है, अनूप सिंह 1669 से 98 दक्षिण भारत जीतने के बाद औरंगजेब ने इसे माही बराती की उपाधि दी थी। अनूप सिंह बीकानेर में अनूप पुस्तकालय की स्थापना की। दरबारी विद्वान भाव भट्ट, दरबारी विद्वान भाव भट्ट जिसने संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखे। गीता का अनुवाद राजस्थानी भाषा में आनंद राम ने इसके समय किया था। और बीकानेर में उस्ता कला लोकप्रिय हुई थी, ठीक है, इनके काल में। अगला देखो, बीकानेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सूरत सिंह। इसने सूरत सिंह, ये वही सूरत सिंह है जिसने 1805 में
भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया और मंगलवार के दिन इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। इसने चूरू के शिव सिंह के किले पर आक्रमण किया तो शिव सिंह गोला बारूद समाप्त हो गया तो चांदी के गोले दबे। और ये ऐसा शासक था जिसने बहुत सारी प्रथाओं पर रोक लगाई थी, जो बुराई की थी, और इसने जो मृत्यु भोज होता है ना उस पर लापसी बढ़ाने की प्रक्रिया भी इसके काल में शुरू की। ठीक है, सूरत सिंह 1787 से 1828, 1805 में भटनेर पर अधिकार किया और मंगलवार के दिन इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। 1814 में चूरू पर आक्रमण किया और इस समय चूरू के शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। बीकानेर के महाराजा, और ये सूरतगढ़ है वो भी सूरत सिंह ने बसाया था, राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्य में राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण कहा। जय सोम द्वारा रचित करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्य में सिंह को, इसको जय सिंह को, ये राय सिंह है। राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। इस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर इसने कहा था कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। अब देख लो इसकी डिटेल थोड़ी सी। जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो जमरूद के अंदर हुई थी, अफगानिस्तान में 1678 में। राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा सिंह को भागीरथ कहते हैं। एक तो नहर लेके आए थे ये, 1921 में निर्माण शुरू और 27 में बन गई थी, जिसका नाम था गंग नहर, और इस गंग नहर से श्री गंगानगर को सिंचाई उपलब्ध होती है। ये सतलज नदी से निकलती है। महाराजा गंगा सिंह, कुछ चीजें याद रखना। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे 1887 से 1943 तक। ये शासक बने। छप्पनिया अकाल का सफलतापूर्वक प्रबंध करने के कारण अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। 1899 में चीन में बॉक्सर विद्रोह दबाया, इसलिए अंग्रेजों ने चीन युद्ध दिया और 1913 में प्रजा परिषद सभा की स्थापना की। 1919 पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। 1921 चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, उसके चांसलर बनाए गए। 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया और 3 गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 में भाग लिया। इतनी चीजें खासियत है महाराजा गंगा सिंह। राव चंद्र सेन ने किस स्थान पर अपने भाई राव उदय सिंह को परास्त किया था? तो लोहावट का युद्ध हुआ था, उसमें परास्त किया था। तो राव चंद्र सेन ने लोहावट के युद्ध में अपने भाई उदय सिंह को हराया, जबकि इसका एक भाई और था राम, उसको नाडोल पाली के युद्ध में हराया था। फिर ये दोनों किसकी शरण में जाते हैं? अकबर की शरण में। मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे? तो मिर्जा अकबर और जहांगीर राय सिंह को। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, यह वाक्य किसने कहा था? शेरशाह सूरी। युद्ध हुआ था एक गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध। तारीख याद रखना 5 जनवरी 1541। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। जेतर कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए, बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी जीता था, इसलिए इसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। तथ्य बता दिया, जरूरत ही नहीं है। अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? 1570 में लगाया था, नवंबर 1570 में, राहत कार्य के लिए। और जैसलमेर के हर्राए, जोधपुर के राम सिंह, उदय सिंह और बीकानेर के कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी। इसी समय अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया। जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ? अब ये करंट के प्रश्न आ गए। भारत और सिंगापुर के बीच करंट है, ध्यान रखना। आरपीएस ने पहले हटा दिया था, वापिस जोड़ दिया तुरंत। वो पीछे वाले बैठे मत रहना, अभी करंट आएगा नहीं। तो इस महीने मार्च महीने का करंट डाला था, अगला महीना आएगा अप्रैल का डालेंगे। तो वैसे वैसे टेस्ट चलता है उसी के अकॉर्डिंग। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? सिक्कर में। ठीक है, सिक्कर में स्थित सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी क्लास। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए करंट के, वो सीधा वहाँ आपको सोल्यूशन दे दिया। इस प्रकार जैसे जैसे ऐप के अंदर ये टेस्ट होते जा रहे हैं वैसे आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। ऐप में भी ये टेस्ट है, ये वीडियो डल जाएगा, वहाँ पे आपने देख लिया, और यहाँ यूट्यूब पे भी आपको फ्री मिल रहा है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की रोज 10 बजे आपको क्लास मिल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।